बच्चों सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसकी पिछली वीडियो में हमने भाषा और बोली के बारे में पढ़ा था। आज हम बोली और भाषा में अंतर जानेंगे। बोली और भाषा में निम्न अंतर होता है। बोली का प्रयोग आम बोलचाल में होता है, जबकि भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली के नियम व्याकरण शास्त्र में नहीं होते हैं। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। बोली में पद्य साहित्य की रचना होती है, जैसे तुलसीदास, कबीरदास ने पद्य साहित्य की रचना की है। भाषा में गद्य व पद्य दोनों प्रकार के साहित्य की रचना होती है। अब इनकी उपभाषा के बारे में जानेंगे। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इसमें साहित्य रचना भी होती है। बोली की अपेक्षा इसका रूप अधिक विकसित होता है, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां हैं, पर इनके परिष्कृत रूप में उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। जैसे ब्रज भाषा में सूरदास कृत सूरसागर, अवधी में तुलसी कृत रामचरितमानस और मैथिली में विद्यापति कृत पदावली आदि। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। बोलचाल की सुविधा और क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहला पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली आदि। इसी तरह पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये 5 उपभाषाओं में इनकी बोलियां बांटी गई हैं, जिनको आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब हम जानेंगे मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है, तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भाषा में एक रूपता नहीं रहती। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के मानक रूप की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। शिष्ट लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत की गई भाषा ही भाषा का मानक रूप है। अर्थात भाषा की विविध रूपों में से कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, इसका निर्णय भाषा के मानक रूप से किया जाता है। हिंदी में कई वर्णों तथा शब्दों को 2 रूपों में लिखा जाता है, जैसे लिए लिए, लिए लिए, गए ए, आई आई, मंदिर मंदिर आदि। ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा रूप मानक है, यह भ्रम होना स्वाभाविक है। इस दशा में जिस रूप को अधिकांश शिक्षित जन लोग प्रयोग में लाते हैं, उसको मानक रूप माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए हिंदी भाषा के कुछ वर्णों को मानक रूप में दिया जा रहा है, जैसे अमानक रूप, मानक रूप। वर्ण प्रा आ, बड़ा पा प्रा ओ, प्रो अंग, प्रंग आहा, रवा खा। इस तरह से कुछ संयुक्त व्यंजन के भी मानक रूप माने गए हैं। संयुक्त रूप व्यंजन का मतलब है जो 2 अक्षरों 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हों, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जिनको आप स्वयं पढ़ेंगे। लिपि। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया, उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उसमें उन ध्वनियों को चिन्हों का रूप देना आरंभ किया। यह चिन्ह लिपि कहलाए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास
ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसी से गुजराती व बंगाली भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं व लिपियां। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी। तो ये कुछ भाषाओं की लिपियां हैं। भाषा की इकाइयाँ। हम यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि ध्वनियों के उचित क्रम में योग फलस्वरूप शब्द बनते हैं तथा शब्दों के उचित क्रम में व्यवस्थित करने से वाक्यों का निर्णय होता है। स्पष्ट है कि भाषा की निम्नलिखित 3 इकाइयाँ हैं। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ध्वनि, जिसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। प्रत्येक ध्वनि का लिखित रूप अक्षर कहलाता है, अतः अक्षर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। शब्द, इसे भाषा की बीच की इकाई कहते हैं। प्रत्येक शब्द किसी विचारांश को दर्शाता है। वाक्य, इसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। वाक्य पूर्ण तथ्यों को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब हम किसी बात को बोलते हैं तो बोलते समय जो हमारे मुंह से वर्ण निकलते हैं वो एक ध्वनि के रूप में होते हैं, इसलिए उसे सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जब हम उसे किसी लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ होता है और वो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना होता है तो उसे शब्द कहते हैं। और उन्हीं शब्दों से जब कई शब्दों का एक साथ प्रयोग करके हम कोई वाक्य तैयार करते हैं और उसका पूर्ण अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम भी होते हैं। प्रत्येक भाषा कुछ विशिष्ट नियमों से बंधी होती है। नियमों की इस संपूर्ण व्यवस्था को ही व्याकरण कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि भाषा का निर्माण व्याकरण से पहले हुआ है। किसी भाषा के व्याकरण का समुचित ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति उस भाषा की उचित प्रकार से व्यवहार में ला सकता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग को सिखाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि लड़का चल रही है तो यह वाक्य अशुद्ध होगा। व्याकरण हमें बताता है कि शुद्ध रूप होगा लड़का चल रहा है। अतः व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने और उसके शुद्ध प्रयोग को सिखाने वाला शास्त्र है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण शब्द बी धन आ धन करण से मिलकर बना है। वी यानी विशेष रूप से, धन आ पूर्ण रूप से, धन करण व्याख्या या व्यवस्थित करना। इस प्रकार व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। व्याकरण से ही भाषा में शुद्धता आती है। इसी से भाषा में अनुशासन का भाव जन्म लेता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को संवारता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उसका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। व्याकरण के लाभ। व्याकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। व्याकरण से भाषा की रक्षा होती है।
व्याकरण के अभाव में किसी भाषा की आकृति बिगड़ जाती है। व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को शब्दों का सम्यक ज्ञान, संदेह रहित पूर्ण अर्थ का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, वाक्यों की सही बनावट आदि का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग से स्वतंत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हमने